चैप्टर 8 का 12 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में हो गया। अब 12 के बाद 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन हो रहा है व्हाट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल। कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में ही क्यों प्राप्त होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो प्लास्टिड क्या होता है? सबसे पहले आपको प्लास्टिड के बारे में बता रहे हैं। तो प्लास्टिड क्या होता है? जो प्लांट्स का कलर्ड भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। वो किसकी वजह से होता है? प्लास्टिड की वजह से। तो लिखा है कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। प्लांट सेल में ही यह पाई जाती है, केवल ओनली प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाई जाती है। और उसका जो कलर्ड पार्ट होता है वही क्या होता है? प्लास्टिड होता है। वही क्या कहलाता है? प्लास्टिड होता है। जैसे ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल, और ग्रीन प्लास्टिड में क्या कंटेन होता है? क्लोरोफिल कंटेन होता है। आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड होता है। दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल कंटेन होते हैं। एंड ट्रैप सनलाइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को लेता है और सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या बनाता है? वो अपने फूड को बनाता है। ये सिर्फ प्लांट ही करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करता है? सिर्फ प्लांट करता है। सिंस प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। प्लांट के सिवाय एनिमल अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। एनिमल जो होता है डिपेंड होता है प्लांट पे, और भी चीज़ों पे डिपेंड होता है, लेकिन प्लांट ही सिर्फ होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने फूड को बनाता है। इसीलिए प्लांट में ही क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट से प्लांट सेल में प्रेजेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन हो गया ना। 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में हो रहा है, कह रहा है कि वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल। क्रोमोसोम सेल में कहाँ पाए जाते हैं? स्टेट देयर फंक्शन, उसका फंक्शन लिखिए। यानी क्रोमोसोम सेल में कहाँ पाए जाते हैं और उसका फंक्शन लिखना है। तो क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स किसको कैरी करते हैं? जीन्स को करती हैं। जीन्स को कैरी करेंगे तो किस कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे? जिनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जिनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को, कैरेक्टर्स को वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? यानी क्रोमोसोम्स कहाँ हो गए? न्यूक्लियस में हो गए। देखो अब इसका आंसर लिखोगे। द क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक यानी एक धागे की स्ट्रक्चर की तरह होती है इसकी बनावट। न्यूक्लियस में एक धागे की तरह होती है कि एक धागा होगा, उसे पतले 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 रेसे की तरह दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द विद इन न्यूक्लियस। ये प्रेजेंट किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। दीज कैरी जीन्स, जीन को कैरी करते हैं, यानी जीन को आगे बढ़ाते कैरी करते हैं। उनके अंदर कैरी होता है, उनके अंदर जीन होता है। और जीन किसको कैरी करते हैं? समझाए थे आप लोगों को कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को, कैरेक्टर को जीन क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। तो जीन आगे उसके अंदर रहते हैं, तो यानी क्रोमोसोम्स का भी वही वर्क हो गया। तो क्रोमोसोम्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल यानी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इन द इनहेरिटेंस आर ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स क्या होता है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन को ही, बच्चों को ही ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। यानी क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? आगे ट्रांसफर करते हैं। यानी पेरेंट्स से उसके बच्चों में जाएगा। जैसे माँ बाप के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो उनका गुण होगा, जैसे किसी के मम्मी पापा का या मम्मी का करली करली हेयर है, आप लोगों के बुक में भी एग्जाम है, तो सामान्य रूप से उसके बच्चों का बाल क्या होगा? करली होगा। या फादर्स में होगा तो फादर में होगा, फादर्स ने उसके फादर में होगा तो उसके बच्चों में क्या होगे? उसके बच्चों में भी वो प्रॉपर्टी आएगी। यानी वंशागत प्रॉपर्टी को वो आगे बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम किसको कैरी करता है? जीन को। और जीन का प्रॉपर्टी बताए थे, तो यानी जीन की प्रॉपर्टी हो गई, वही क्रोमोसोम की प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर हो गया? और क्रोमोसोम होते किस में है? क्रोमोसोम किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह। उसकी संरचना कैसी होती है? उसकी बनावट जो होती है, स्ट्रक्चर माने संरचना, बनावट उसकी धागे की तरह होती है।
क्लियर हो गया। अब 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन में कह रहा है मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल। ह्यूमन के नर्व सेल का स्ट्रक्चर, अरे स्केच बनाना है आपको। व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल परफॉर्म, और नर्व सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपको बताना है। तो नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो नर्व सेल ही होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ब्रांच की तरह होता है, शाखा की तरह। देखो ये ब्रांच है ना, ब्रांच की तरह इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रांच की तरह होता है। ठीक है, तो इसी को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल। तो नर्व सेल क्या करता है, हमारे मैसेज को रिसीव करता है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, ब्रेन में। और जब ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है तो ब्रेन उसके बेस पे ही वर्क करता है। तो यही इसका फंक्शन होता है। देखो लिखा है द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज, इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करके ट्रांसफ़र कर देता है, और जो कोऑर्डिनेट करता है हमारे वर्क को उसके बेस पे काम करने के लिए। ठीक है, यानी ब्रेन के पास ये भेज देता है मेरे मैसेज को, और ब्रेन के बेस पे उसे कोऑर्डिनेट से हम क्या करते हैं, उस वर्क को करते हैं। ठीक है, नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रांच, इट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये ब्रांच की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल बताते हैं बेटा कि आँख में लोग कहते हैं ना ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है आँख का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो आँख के पीछे जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल पूरा सबसे लॉन्गेस्ट होता है और ब्रांच की तरह पूरी बॉडी में फैला होता है। तो अगर उसके पीछे जो नर्व सेल होता है वो डैमेज हो जाती है, जब वो नर्व सेल डैमेज हो जाती है तो हमारी आँख में पूरा लेंस भी सही होगा, सब कुछ भी होगा, लेकिन हम उस चीज़ को, फिगर को क्या करेगा, दिमाग पढ़ नहीं पाएगा, तो हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो नर्व सेल के डैमेज हो जाने से ही ग्लूकोमा का प्रभाव ज़्यादा किया जाता है। मतलब इसी वजह से ग्लूकोमा जो हो जाती है, नर्व सेल डैमेज हो गया तो सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी हमारे दिमाग को मैसेज नहीं जाता है कि क्या चीज़ क्या दिखाई दे रहा है, और दिमाग ही इस चीज़ को बताता है, दिमाग ही कंट्रोल करता है कि ये चीज़ है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। तो नर्व सेल के डैमेज हो जाने से ही ग्लूकोमा के जो पेशेंट होते हैं उनकी आंखें पूरी सही रहेंगी, उनके लेंस भी सही रहेंगे, रेटिना भी सही होगा, फिर भी उन्हें दिखाई नहीं देगा। किसके रीजन क्या होता है, नर्व सेल का डैमेज हो जाना। यानी नर्व सेल ही हमारे मैसेज को पहुंचाता है कहाँ तक, ब्रेन तक। तो अगर वही डैमेज होगा, पहुंचाने वाला ही डैमेज हो गया, तो क्या करेगा ब्रेन जो है उसका कोई भी ट्रांसफ़र, ब्रेन जो है कुछ भी बता ही नहीं पाएगा, कि नर्व सेल ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा कोई भी मैसेज को। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, यानी कौन सा पार्ट जो होता है सेल को क्या कर देता है, शेप देता है, आकार देता है। कौन सा पार्ट, आकार कौन देता है, नॉर्मल से कोई भी चीज़ का आकार कहाँ होता है, बाहर जो उसकी बाउंड्री होती है या बाहरी जो उसका सरफेस होता है उसी से आकार मिलता है। तो उसी तरह सबसे बाहर क्या होता है सेल में, सबसे बाहर सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन। वो एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। तो शेप कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन देता है। लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा होता है, एक एक्स्ट्रा उसके ऊपर एक कवर होता है, एडिशनल कवर होता है, उसको सेल वाल बोलते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वाल रिजिडिटी भी देता है। ठीक है, तो शेप कौन देगा, सेल क्या देगा, मेम्ब्रेन ही देगा, उसका सेल मेम्ब्रेन देगा। तो ये देखो इसके लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, यानी सेल के कंपोनेंट में कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट्स। यही प्लांट्स में या एनिमल्स में, एंड एनिमल्स में, प्लांट्स या एनिमल्स में यही क्या करते हैं, शेप देते हैं। लेकिन सेल वाल्व इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल, लेकिन सेल वाल्व में जो प्लांट्स के सेल होते हैं उसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है, उसको सेल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्लांट्स के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, सेल वाल्व कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। इट गिव्स
शेप एंड रिजिडिटी, ये शेप भी देता है और रिजिडिटी माने होता है दृढ़ता, और उसको कठोरता भी देता है, दृढ़ता भी देता है आप सेल को, ठीक है, ये प्लांट में। लेकिन एनिमल्स में सब में सेल वाल नहीं होता है, लेकिन एक बैक्टीरियल सेल होता है, उसके ऊपर क्या होता है सेल वाल, उसमें भी सेल वाल होता है, बैक्टीरियल सेल में सेल वाल होता है, नहीं तो एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। और इसी की वजह से, सेल मेम्ब्रेन की वजह से या सेल वाल की वजह से ही शेप और रिजिडिटी मिलती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बस फंक्शन बताना है। राइट द मेन फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट के क्या बताने हैं? फंक्शन बताने हैं। फर्स्ट नंबर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताएं सबसे बाहर बता होता है। क्रोमोसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इसके फंक्शन बताने हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो आपको पता ही दिए पहले ही कि जो सेल होता है उस सेल के सबसे बाहर जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप देता है, शेप देता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये जब भी कोई बाहर से चीज़ आएगी तो पहले इसी को पार करेगी ना। सबसे अगर कोई भी बाहर से है, जो सबसे बाहर की बाउंड्री होगी वही तो ये डिसाइड करेगी कि हमको किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर रहने देना है। तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। केवल सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने से वो पास होने देता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ये काम करता है, और इसकी वजह से होता है। तो इसका प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया कि सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर जाने का अलाउ करता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। अब देखो क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बताएं, क्रोमोसोम्स क्या करता है? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को या हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को क्या करता है? आगे बढ़ाता है, ट्रांसफर्स करता है, ठीक है। और पेरेंट्स से किस में? ऑफस्प्रिंग में, यानी उसके चिल्ड्रन में, बच्चों में। तो क्रोमोसोम्स का वर्क क्या हो गया? दे कैरी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चों पेरेंट्स से वो बच्चों में उनकी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को, यानी वंशागत प्रॉपर्टी को, यानी जो कहते हैं लोग वंशागत प्रॉपर्टी है, यानी माँ बाप का गुण है, ये बच्चों में भी आ गया। तो उस प्रॉपर्टी को पेरेंट्स से किस में? ऑफस्प्रिंग में, मतलब उसके बच्चों में ट्रांसफ़र करता है। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जैसे आपके माता पिता के प्रॉपर्टी आप में आ गई, और आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आने वाले बच्चों में फिर जाएगी। तो इसी तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसकी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। जैसे मान लो कि किसी के माता का करली हेयर है, तो उसके बच्चों का लगभग क्या होता है? करली हेयर होगा। या फादर का नहीं है तो कुछ बच्चों का करली हेयर होगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा। इसी को कहते हैं हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अब देखो लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम का वर्क होता है, दे एक्ट एज डाइजेस्टिव बैग। ये डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्ट नहीं कहते लोग, डाइजेस्ट मतलब ये डाइजेस्ट का, हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, पच गया, मतलब उसका यूज हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव बैग होता है। इट एक्ट डाइजेस्टिव बैग क्यों करता है? विच फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन इनसाइड द सेल, यानी सेल में कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट में वो फाइट करेगा, और फाइट करके क्या करेगा? उसको मार देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग करते हैं। कोई भी सेल में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट में एक फाइट करता है। फाइट करना मतलब जानते हो आप लोग, फाइट करता, रोज ही फाइट करते हो आप लोग। फाइट माने होता है लड़ाई करना, यानी उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है? यानी उसको इन्फेक्शन को, उस बीमारी को अपने अंदर आने नहीं देता है सेल को। तो जिसके लाइसोसोम्स ज़्यादा क्या होंगे? मजबूत होंगे, यानी ज़्यादा पावरफुल होंगे, यानी डाइजेस्टिव बैग जिसका ज़्यादा पावरफुल, वो जो उससे बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने की उसमें क्या होगी? प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसको यानी उसको बीमारी कम होगी, उसको डिजीज जो है कम होगी, क्योंकि ये फाइट कर लेता है किसको? इन्फेक्शन से। क्या करता है? वो सेल में फाइट कर देता है, और उसको फाइट करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, पचा गला देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। लाइसोसोम्स का वर्क हो गया। अब राइसोसोम का क्या वर्क होता है? दे हेल्प
इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये तो नॉर्मल हो गया। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस बताए थे कि सारे जो सेल के सारे वर्क को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो इट क्या करता है? इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सब कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, माइट्रोकांडिया को क्या बोलते हैं? माइट्रोकांडिया को पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? पावर माने होता है जो एनर्जी को जो क्या करता है? रखता है, और उसी से एनर्जी मिलती है, इसीलिए माइट्रोकांडिया को क्या करते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, या सेल का पावर हाउस कहलाता है। विच स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द सेल, वह क्या करता है? सेल को एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है और स्टोर करता है सेल में, इसीलिए इसको माइट्रोकांडिया करते हैं। माइट्रोकांडिया एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद में वह एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है सेल में। क्लियर हो गया? तो माइट्रोकांडिया, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि किसे पावर हाउस कहते हैं, तो किसे लिख सकते हो? पावर हाउस कौन होता है? सेल माइट्रोकांडिया होता है। क्लियर हो गया? अब न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वो भी सर्कल की तरह होता है। आप लोगों को बताए रहे होंगे, देखो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोस होता है। तो न्यूक्लियोस का क्या वर्क होता है? तो इट एक्ट एज अ प्लेटफार्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेटफार्म का वर्क करता है। सेल वाल्व तो आपको बता ही दिए, बाहर का क्या होता है? सेल वाल्व होता है। सेल वाल्व क्या करेगा कि ये बताया था कि इसको सेलेक्टिव पार्ट को आने देगा और रिजिडिटी भी देता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, ये सेल को क्या करता है? सेल वाल्व प्रोटेक्शन देता है और रिजिडिटी देता है, और सेलेक्टिव पार्ट को आने देता है, जो सेलेक्टिव सब्सटेंस होंगे उसको आने देगा, और जो बेकार होंगे उसको नहीं आने देता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बता चुके कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और ट्रैपिंग से क्या करते हैं? अपने फूड को बनाते हैं, और एक इसमें होता है, सिर्फ प्लांट में ही होता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट अपने भोजन को क्या करता है? बनाता है, यानी सिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है कि क्लोरोप्लास्ट, तो इट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, ये प्लांट में कैरी करता है फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट में, एंड सिंथेसिस फूड बाई ट्रैपिंग सोलर एनर्जी मतलब सन से, यानी सन से वो सनलाइट को लेकर के ट्रैपिंग करके वो क्लोरोफिल जो उसमें होता है उसके साथ मिल करके वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही वो अपने फूड को क्या करता है? बनाता है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, इसीलिए इसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं, सेल का किचन बोलते हैं। यानी एनर्जी जहाँ से मिलेगी, जहाँ से खाना बनेगा, उसी को तो किचन बोलते हैं। जिसका खाना कहाँ से बनता है? प्लांट का, क्लोरोप्लास्ट से। क्लियर हो गया? पराक्सीसोम का क्या वर्क होता है? इट कैरीड आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को कैरी करता है। ठीक है, विच आल्सो रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस, जो यानी टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जो खराब विषैले जो हमारे टॉक्सिक होते हैं उसको क्या करता है? उस सब्सटेंस को ये रिमूव कर देता है। कौन? पराक्सीसोम, इसका वर्क क्या होता है? अब देखो कौन सा क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन। वाई सेल वाल्व इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स के लिए सेल वाल्व क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? देखो, प्लांट्स के लिए सेल वाल्व इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम एनिमल्स में सेल वाल्व की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमको प्रोटेक्शन के लिए, अगर मान लो बहुत सन है या बहुत तेज़ विंड हवा चल रही है, तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं हट जाते हैं। ठीक है, और उससे बच जाते हैं। लेकिन प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? उसके सेल के ऊपर सेल वाल्व होना चाहिए। तो इसीलिए प्लांट के लिए सेल वाल्व ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सेल वाल्व द एडिशनल लेयर सराउंडिंग, सेल वाल्व क्या होता है? एडिशनल माने जुड़ा हुआ लेयर होता है सराउंडिंग
द सेल मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन के ऊपर एडिशनल बताए थे आप लोगों को, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फ्रॉम प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा के लिए उनके सेल के ऊपर, जैसे ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, उस इसके ऊपर एक सेल वाल्व होता है, किसमें प्लांट में ये सेल वाल्व होता है ना, प्लांट में एक सेल वाल्व होता है, तो इसको सेल वाल्व बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन के लिए प्लांट के लिए ज़रूरत है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके विरुद्ध में प्रोटेक्शन चाहिए? अगेंस्ट में वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। हाई विंड स्पीड के लिए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स के लिए, ईटीसी और से बहुत सारे और भी जो होते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? प्लांट के ऊपर सेल वाल्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, तो मूव नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए उनके सेल वाल्व जरूरी होता है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। किसके लिए? प्लांट के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो 19 क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है। देखो, विच स्ट्रक्चर डू द कार्क सेल रिजेंबल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक, या इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है। नेम द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम बताइए विच रॉबर्ट हुक फाउंड टू रिजेंबल्स विथ इन स्लाइस ऑफ कार्क। तो किस स्लाइस ऑफ कार्क किसका लिए थे? वो स्लाइस ऑफ कार्क हनी कॉम्ब का लिए थे, हनी कॉम्ब का। तो इसमें देखो लिखा है रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दैट द कार्क सेल रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम्ब का लिए थे, तो आसान हो गया। अब देखो 20 क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज वैक्यूम? व्हाट इज वैक्यूल? अब 20 क्वेश्चन है, वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल आप लोगों को बताए थे कि ये सेल होता है, सेल में, सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एक ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको वैक्यूल कहते हैं। तो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल, यानी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में, इज कॉल्ड वैक्यूल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन देखो, इट स्टोर करता है फॉर सॉलिड आर लिक्विड कंटेंट, ये सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को क्या करता है? लिक्विड को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। ये जो प्लांट में होता है, जो वैक्यूल होता है प्लांट में, वो बड़े बड़े होते हैं, और जो एनिमल में होते हैं वो छोटे होते हैं। और वैक्यूल जाते हैं, नंबर ऑफ वैक्यूल जो होते हैं प्लांट में कम होते हैं, और एनिमल में नंबर ऑफ वैक्यूल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसके पहले ही बताए थे वैक्यूल के बारे में। और सैक माने क्या होता है? सैक माने होता है एक, समझो एक बैग, एक थैली, जिसके अंदर कोई भी चीज़ लिक्विड या सॉलिड जो होता है पार्ट उसके अंदर कलेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सैक बोलते हैं। तो ये स्टोर करता है उस थैली में फॉर सॉलिड आर लिक्विड कंटेंट को। क्लियर हो गया? इसको वैक्यूल बोलते हैं। अब 21 क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनल? विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनल? कौन से पार्ट जो होते हैं ऑर्गेनल को कंटेन करते हैं? बताए थे ऑर्गेनल किस में होते हैं, आपको पहले ही सेल में बता चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ही कंटेन होते हैं सेल ऑर्गन, ठीक है। जैसे आपको ये फिगर बताए थे ना, ये सेल है, तो सेल में ये सेल वाल्व हो जाता है, और ये न्यूक्लियस होता है, और इसके बीच जो ये गैप होता है इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इसी के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल होते हैं। सेल ऑर्गेनल इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो 22 क्वेश्चन करा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडीज़? गाल्जी बॉडीज़ की कौन से फंक्शन होते हैं? तो गाल्जी बॉडीज़ के क्या फंक्शन होते हैं? गाल्जी बॉडीज़ कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट
द सब्सटेंस मेड इन सेल, जो सेल में सब्सटेंस बनते हैं उसको गोल्गी बॉडीज क्या करता है, कलेक्ट करता है और बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। एंड इट सिंथेसिस एंड सेक्रेट मेनी मटेरियल्स, जो मेनी मटेरियल्स सेक्रेट होते हैं जो सेल में, उस सेल के मटेरियल्स को क्या करता है, ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट का काम करता है। कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। क्लियर हो गया। अब देखो आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया। अब 23 क्वेश्चन देखो बहुत आसान है ये तो। आर द सेल ऑफ एलिफेंट लार्ज देन सेल ऑफ रैट, क्या जो एलिफेंट का सेल होता है बड़ा बड़ा होता है और किसके कंपेयर में, रैट के। रैट छोटा होता है तो छोटा है तो उसका सेल क्या छोटा होगा, एलिफेंट बड़ा है तो क्या उसका सेल बड़ा बड़ा होगा, नहीं। सेल जो होते हैं वो एलिफेंट के सेल नंबर ऑफ सेल बड़े होंगे, ना कि सेल नहीं बड़ा होगा। सेल तो सेम जैसे एलिफेंट के सेल होंगे वैसे ही रैट के भी सेल होंगे, लेकिन सेल का साइज नहीं बड़ा होगा, नंबर ऑफ सेल बड़े होंगे। जो बड़ा चीज़ होगा उसका, तो एलिफेंट के नंबर ऑफ सेल बड़े, अरे सेल नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा, ना कि सेल की साइज बड़ी होगी। ठीक है, तो नो लिखा है कि नो, उसका सेम साइज नहीं बड़ा होता है। नो द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशंस विथ द साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज पर नहीं होता है। ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी की साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन द रैट, यानी रैट के सेल से ये नहीं, सेल से जो एलिफेंट के सेल हैं वो साइज में बड़े नहीं होंगे बल्कि नंबर में ज़्यादा होंगे, उसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे और रैट में नंबर ऑफ सेल कम होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन। व्हाट इज सुडोपिया एंड इट्स फंक्शन, कि सुडोपिया क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। सुडोपिया किस में होता है, सुडोपिया किसे कहते हैं, जो अमीबा होता है ना, अमीबा का जो शेप होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जो शेप चेंज होगा, कब चेंज होता है, जब वो ईटिंग करता है या मूविंग करता है। तो जैसे देखो ये अमीबा है, पहले ऐसे शेप हो गया, जब ये चलने लगेगा तो इसका शेप कुछ और बदल जाएगा, या ईट करेगा तो कुछ और बदल जाएगा शेप। ठीक है, तो ये जो बाहर जो शेप चेंज होता है, ठीक है, प्रोट्रूशन जो होता है यानी बाहर के ऊपर का जो चेंज हो जाता है, तो उसी को सुडोपिया कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सुडोपिया कहते हैं। तो देखो सुडोपिया इज टेम्पोररी प्रोट्रूशंस ऑफ द surface of an अमीबो बॉडीज सेल फॉर, कब होता है, पर्पज ऑफ ईटिंग एंड मूविंग, जब ईटिंग और मूविंग करता है तो उसके सरफेस क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट चेंज नहीं होगा, चेंज होते रहेगा, कभी इस तरह हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और चेंज हो जाएगा, तो इसके टेम्प्रोरी बोलते हैं, टेम्प्रोरी प्रोट्रूशन होता है किसका, इसके शेप में, तो उसी को सुडोपिया बोलते हैं। क्लियर हो गया। या ऐसे लिख सकते हो, और ज़्यादा अच्छे से और समझा के लिखना चाहते हैं ऐसे लिखोगे, अमीबा हैज नो डिफिनिट शेप, अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, अनलाइक अदर ऑर्गेनल्स, जो अदर ऑर्गेनल्स का जो शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन उसकी तरह अमीबा का शेप जो क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता, अनलाइक एन अदर ऑर्गेनल्स में। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ varying lengths प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडीज। अभी आपको समझा दिए कि आउट ऑफ द बॉडीज की क्या होती है, चेंज होती है। दीज आर कॉल्ड, इसको ही क्या कहते हैं, सुडोपिया, इसी को ही सुडोपिया कहते हैं जो ऊपर की बॉडी में चेंज होता है। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर, ये अपीयर होता है, दिखाई होता है, और कभी कभी दिखता नहीं और सब चेंज हो जाता है। ठीक है, अपीयर एंड डिसअपीयर्स एज अमीबा मूव एंड फीड, जब अमीबा मूव करता है या फीड करता है या भोजन के लिए ईटिंग करता है, तब इसका जो शेप होता है सरफेस का चेंज होता है, उसी को सुडोपिया बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सुडोपिया। अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे हम और अधिक वीडियो बना सकें। प्लीज़ बेटा, आप लोग अगर अच्छा लगे
तो इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो हम आप लोगों के लिए आगे और भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता तो चलेगा कि मेरा पढ़ाया बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। प्लीज़, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।